आपने शायद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग या एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे अल्फाज सुने होंगे, लेकिन असल में इनका मतलब क्या होता है? और अगर आपको इसके बारे में पता चल जाए तो आप क्या कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का लफ्ज आता है, आप देख सकते हैं, है ना? तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ऑक्सीजन से कुछ ताल्लुक जरूर है ना? और पहले हमने इसे इसी तरह बयान किया था, अभी नहीं, लेकिन शुरुआत ऐसे ही हुई थी। तो आइए इसी से शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन के एटम्स को शामिल करना। मिसाल के तौर पर ये रिएक्शंस देखें, आपको क्या नजर आ रहा है? हम देखते हैं कि जैसे इस पहले रिएक्शन में ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ शामिल हो रहा है ना? इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन से गुजर रहा है। याद रखें, ऑक्सीजन अपनी फितरत में डायटोमिक है, इसीलिए यहां O2 लिखा है, ठीक है? लेकिन यहां भी यही बात हो रही है। देखिए, ऑक्सीजन आयरन के साथ शामिल हो रहा है, आप यहां देख सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। हमारा आयरन ऑक्सीडेशन से गुजर रहा है, यहां भी यही हो रहा है। देखिए, ऑक्सीजन कार्बन के साथ शामिल हो रहा है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडेशन से गुजर रहा है। लेकिन एक सवाल जो हमेशा मेरे जहन में आता है वो ये है कि हम इन रिएक्शंस को खास नाम क्यों देते हैं? ऑक्सीजन में ऐसा क्या खास है? मेरे ख्याल में तो ऑक्सीजन में कोई खास बात नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये रिएक्शंस अहम हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप आयरन ऑक्साइड देखें, जिसे हम आयरन 3 ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि यहाँ आयरन पर चार्ज -3 होगा, इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन यही वो मॉलिक्यूल है जो जंग लगने में मिलता है, ये जंग है। यानी जंग लगने में पानी भी शामिल होता है, तो असल रिएक्शन में पानी का मॉलिक्यूल भी शामिल होता है। लेकिन चूंकि जंग लगने में ऑक्सीजन शामिल होती है, इसलिए ये रिएक्शन हमारे लिए अहम है, क्योंकि हम जंग लगने को रोकना चाहते हैं। और जब आप कुछ जला रहे होते हैं तो देखिए, ऑक्सीजन शामिल होती है, कंबस्टन में भी ऑक्सीजन शामिल होती है। ये भी हमारे लिए एक और अहम रिएक्शन है। तो चूंकि ये रिएक्शंस अहम हैं और इनमें ऑक्सीजन शामिल होती है, इसीलिए शायद हमने इसे नाम दिया और इसे ऑक्सीडेशन कहा। खैर, ये ऑक्सीडेशन की पुरानी तारीफ थी। बाद में हमने सोचा, अच्छा जरा ये देखते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के साथ असल में हो क्या रहा है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ हमें ये पता चला कि क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन्स खो देता है। हकीकत यहाँ मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स खो देगा और अब मैग्नीशियम बन जाएगा मैग्नीशियम 2+, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स खो दिए हैं। और ऑक्सीजन वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करता है और इसलिए ऑक्सीजन 2- बन जाता है, और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है? इसी तरह ये रिएक्शन बनता है। तो हम देखते हैं कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन से गुजर रहा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स खो रहा होता है। अच्छा, ये क्या हो रहा है यहाँ? जी हाँ, आयरन भी एक मेटल है और ये भी इलेक्ट्रॉन्स खो रहा है। असल में आयरन 3 इलेक्ट्रॉन्स खो देता है और आयरन 3+ बनता है, इसीलिए इसे आयरन 3 ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि इस पर 3+ चार्ज है, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन्स खो रहा है। और ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन्स हासिल करती है, यानी ऑक्सीजन का हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करता है, जिससे ये ऑक्सीजन 2- बन जाती है। और चूंकि ऑक्सीजन पर 2- चार्ज है और आयरन पर 3+ चार्ज है, अब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स का कुल -6 और आयरन के 2 एटम्स का कुल +6 होता है। +6 -6 बहुत अच्छे से न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आयरन जो ऑक्सीडेशन से गुजर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स खो रहा है। और ये वाला क्या? ये दर हकीकत थोड़ा ज्यादा दिलचस्प मामला है, तो हम वीडियो के आखिर में इस पर वापस आएंगे। लेकिन इसका मतलब है कि ज्यादातर सूरतों में जब आप किसी चीज में ऑक्सीजन शामिल करते हैं तो वो चीज इलेक्ट्रॉन्स खो देती है। तो हमने कहा, अरे अरे अरे, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का खोना शामिल है, तो आइए इसको ऑक्सीडेशन की तारीफ मान लेते हैं, और ये हमारी नई तारीफ है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन की तारीफ को आम कर रही है। अब हम कहते हैं
ऑक्सीजन एटम्स को भूल जाएं। जो भी इलेक्ट्रॉन्स खोएगा हम इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन से गुजर रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स खो रहा है। आयरन ऑक्सीडेशन से गुजर रहा है क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन्स खो रहा है। यही ऑक्सीडेशन की मौजूदा तारीफ है, ठीक है। अब अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन्स खो रही है तो कोई और चीज़ इलेक्ट्रॉन्स हासिल भी कर रही होगी, और इस सूरत में ऑक्सीजन वो है जो इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर रहा है। तो हमने सोचा, अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने को भी कोई नाम दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हासिल करना वो है जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। और अब जैसे ही आप इसे देखते हैं तो ये थोड़ा अजीब लगता है ना? आप इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर रहे हैं तो फिर हम इसे रिडक्शन क्यों कहते हैं, ठीक है। ये सुनकर अजीब लगता है और शायद इसके पीछे कोई तारीख हो। हम इसके नाम या कहाँ से आया इसकी ज़्यादा फिक्र नहीं करेंगे, लेकिन मैं इसे समझती हूँ। जब आप इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मनफी होते हैं, तो आप मनफी चार्ज हासिल कर रहे हैं, ठीक है। और इसका मतलब है कि अपने चार्ज को देखें। आपका चार्ज यहाँ शुरू में 0 था, ऑक्सीजन का चार्ज शुरू में 0 था, लेकिन अब इसके पास मनफी चार्ज है। ये एक लिहाज से रिडक्शन है ना? ये कम हो गया है। तो मनफी हासिल करने से आपका मजमूई तौर पर चार्ज कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा मनफी चार्ज आ जाता है। और इस तरह ये बात मुझे काफ़ी हद तक समझ आती है कि इसे रिडक्शन क्यों कहते हैं। और इसीलिए यहाँ ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो रही है, ठीक है। लेकिन जाहिर है अगर हम ये भूल जाएं तो हम कैसे याद रखें कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स ज़ाय होते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हासिल होते हैं। इसके लिए आप कुछ नेमोनिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक नेमोनिक जो मुझे पसंद है वो है लियो, द लाइन गोज GER। यहाँ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। एक और नेमोनिक जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ऑयल रे। ऑक्सीडेशन इज लूजिंग, रिडक्शन इज गेनिंग। मेरे दोस्त हमेशा बहस करते रहते हैं कि कौन सा बेहतर है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर चार्ज के हिसाब से सोचना अच्छा लगता है। जब मैं इलेक्ट्रॉन्स हासिल करती हूँ तो मैं मनफी चार्ज हासिल करती हूँ, और इसीलिए ये रिडक्शन है। और इसी तरह मैं याद रखती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स हासिल करना रिडक्शन है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स ज़ाया करना लाजमी तौर पर ऑक्सीडेशन है। लेकिन अब हमारे पास याद रखने के कई तरीके हैं, जो भी आपके लिए बेहतर हो। खैर, अब इस बारे में सोचें। अगर आपके पास कोई रिएक्शन है जिसमें कोई चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन्स ज़ाया कर रहा है, तो लाजमी है कि कोई और इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर रहा हो, तो कोई और रिड्यूस्ड हो रहा होगा। और इसीलिए ऐसे रिएक्शंस जिनमें कोई चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हो रही हो और कोई और चीज़ रिड्यूस्ड हो रही हो, हम इसे एक ख़ास नाम देते हैं। हम इन्हें रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे होते हैं। और अब मेरा सवाल ये है, क्या रिडॉक्स रिएक्शंस में लाजमी ऑक्सीजन शामिल होना चाहिए? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमारी तारीफ अब ज़्यादा आम हो गई है। सॉरी, ऑक्सीजन अब आपकी ज़रूरत नहीं रही। कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन्स ज़ाया कर रही हो और कोई और इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर रहा हो, वो रिडॉक्स रिएक्शन बन जाता है। तो आएं कुछ मिसालें देखते हैं। यहाँ कुछ रिएक्शंस हैं। अब हमारा मकसद ये है कि हर रिएक्शन का तज्जिया करें और सोचें कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडेशन से गुजर रही है और कौन सी रिडक्शन से। तो मैं इसे शुरू करती हूँ। यहाँ हमारे पास आयरन है जो सल्फर के साथ रिएक्शन करता है और आयरन सल्फाइड बनता है। तो मैं कैसे जानूँ कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडेशन से गुजर रही है और कौन सी रिडक्शन से? देखें, मुझे पता है कि आयरन एक मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ज़ाय करता है। तो मैं बस चार्ज को ट्रैक करती हूँ। यहाँ आयरन न्यूट्रल है, सिंगल एटम आयरन है जिसका चार्ज 0 है। सल्फर भी न्यूट्रल है, 0 चार्ज। सल्फाइड में आमतौर पर सल्फर को -2 चार्ज मिलता है, तो आयरन को लाजमी मस्बत 2 चार्ज मिला होगा, यानी आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स खो दिए होंगे। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए होंगे, जिससे
आयरन सल्फाइड बनता है, या हम कहते हैं आयरन सल्फाइड। लेकिन हमारे लिए जो अहम बात है वो ये है कि देखें, आयरन वो है जिसने इलेक्ट्रॉन्स को दिए, यानी आयरन ऑक्सीडाइज्ड हुआ। सल्फर वो है जिसने इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए, इसलिए सल्फर रिड्यूस्ड हुआ। दोबारा देखें, सल्फर का चार्ज कम हो गया है। सल्फर वो है जिसने रिडक्शन बर्दाश्त की है। अब ये बेहतरीन वक्त है कि आप वीडियो को रोकें और बाकी 3 रिएक्शंस को खुद जांचने की कोशिश करें। अच्छा, अब इस वाले को देखते हैं। यहाँ सोडियम का चार्ज 0 है, क्लोरीन का भी चार्ज 0 है। मुझे पता है सोडियम एक मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन खोएगा, बल्कि ये एक इलेक्ट्रॉन खोता है और इसे +1 चार्ज मिलता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है और इसे -1 चार्ज मिलता है। तो देखें, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स खो दिए, सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए, इसलिए क्लोरीन रिड्यूस्ड हुआ। अच्छा, अब अगला देखते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम इसे भी हल कर लेंगे। यहाँ सिल्वर, जो कि एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन्स खोता है। ये एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो इसके पास दरअसल +1 चार्ज आ जाता है, और सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करता है। इसका मतलब है इसके पास -2 चार्ज आ जाता है। असल में इसी वजह से यहाँ 2 सिल्वर हैं तो आपको +1 और -2 मिलता है, जो एक दूसरे को मुतवाजन कर देते हैं। ठीक है, खैर यहाँ चार्ज यही है। एल्यूमिनियम, देखें, ये किसी चीज से बॉन्ड नहीं हुआ तो यहाँ इसका चार्ज 0 है। लेकिन यहाँ क्या होता है, देखें, अब एल्यूमिनियम बॉन्ड हो जाता है सल्फर के साथ, और एल्यूमिनियम एक मेटल है। यही वो है जो इलेक्ट्रॉन्स को देता है, और आमतौर पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को देता है, तो उससे +3 और सल्फर को -2 मिलता है। आप सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पास क्या चार्ज होना चाहिए था और कितने इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने खोए या हासिल किए होंगे। और आखिर में अब देखिए, सिल्वर अब बॉन्ड नहीं है तो इसका चार्ज 0 है। तो अगर आप सिल्वर को देखें, ये +1 से 0 पर आ गया। सिल्वर रिड्यूस्ड हुआ क्योंकि इसका नंबर कम हो गया है, उसने इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए हैं, तो सिल्वर ने रिडक्शन बर्दाश्त की। अब एल्यूमिनियम का क्या? एल्यूमिनियम, देखें, इसने ऑक्सीडेशन बर्दाश्त की क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स खोए होंगे, तो ये 0 से +3 पर आ गया। तो एल्यूमिनियम ने ऑक्सीडेशन बर्दाश्त की और सिल्वर ने रिडक्शन। अब सल्फर का किया, देखें, सल्फर का चार्ज बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, बल्कि ये बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुआ। तो सल्फर ने ना ऑक्सीडेशन बर्दाश्त की और ना रिडक्शन। तो ये एक दिलचस्प मिसाल थी। ठीक है, अब हम आखिरी वाले पर आते हैं। फिर से अगर आपने कोशिश नहीं की तो अभी कोशिश करें, क्योंकि ये भी दिलचस्प है। अच्छा, अब देखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड हम पहले ही देख चुके हैं, +1 -1 चार्ज। सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर +1 और फ्लोराइड -1। सोडियम फ्लोराइड, देखें, सोडियम फिर से +1 है, फ्लोरीन -1। सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर +1 है, क्लोरीन -1 है। आपको क्या नजर आ रहा है? कौन से एलिमेंट ने ऑक्सीडेशन बर्दाश्त की और कौन से एलिमेंट्स ने रिडक्शन बर्दाश्त की? किसी ने भी नहीं, क्योंकि इनमें से किसी का चार्ज तब्दील नहीं हुआ। इसका मतलब है कि किसी ने इलेक्ट्रॉन्स खोए या हासिल नहीं किए। तो ये रिएक्शन नहीं है, क्योंकि किसी ने ऑक्सीडेशन नहीं की और किसी ने रिडक्शन नहीं की। जब मैंने पहली बार ऐसे रिएक्शंस देखे थे तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि मेरे जहन में तो हर केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का तबादला होता है। तो मेरे जहन में ये था कि हर रिएक्शन लाजमी रिडॉक्स रिएक्शंस होता है, लेकिन आपके सामने ही नजर आ रहा है कि हर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। अच्छा, आखिर में अब हम वापस अपनी कार्बन डाइऑक्साइड वाली मिसाल पर आते हैं। ये क्यों दिलचस्प था, आप जानते हैं? क्योंकि इन सब मामलात में कुछ इलेक्ट्रॉन्स खो रहा था और कुछ और इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ कार्बन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता, बल्कि कार्बन
और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं और एक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो अब इस नई तारीफ के हिसाब से मौजूदा तारीफ के मुताबिक यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात कैसे बनती है? ये थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है, लेकिन इसका खुलासा ये है, इलेक्ट्रॉन्स बराबर शेयर नहीं होते। ऑक्सीजन की आदत है कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के मुकाबले में ज्यादा अपनी तरफ खींचती है। हम कहते हैं कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो रुझान है जिसके तहत कोई एटम शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है? तो ऑक्सीजन चूंकि कार्बन के मुकाबले में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन जोड़े को ज्यादा अपनी तरफ खींचती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जमा कर लेती है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि ऑक्सीजन को भी मनफी चार्ज मिल जाता है, लेकिन मुकम्मल मनफी चार्ज नहीं मिलता क्योंकि मुकम्मल मुंतकी नहीं हुई। हम कहते हैं कि इस पर जुज़वी मनफी चार्ज आता है। मुझे मालूम है कि ये थोड़ा पेचीदा लग रहा है, लेकिन आखिरकार बात यही है कि इस पर जुज़वी मनफी चार्ज आ रहा है। तो इस लिहाज से ये कहना बिल्कुल ठीक है कि ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो रही है और इसीलिए कार्बन पर जुज़वी मस्बत चार्ज आता है, यानी कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिहाज से सोच सकते हैं। खैर, हमारा आखिरी सवाल ये हो सकता है कि अब जब हमें पता चल गया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन असल में क्या है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसकी एक मिसाल ये है। अब हमें पता है कि जंग लगना असल में यह है कि आयरन अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देता है। जंग लगने से बचने का एक तरीका यह है कि आयरन को ऐसे मेटल से कोट कर दिया जाए जो आयरन के मुकाबले में ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता हो, और इसकी एक मिसाल जिंक है। इसीलिए अगर आपके पास आयरन की कील हो और आप नहीं चाहते कि इस पर जंग लगे, तो हम आम तौर पर इसे जिंक से कोट कर देते हैं। ये आपको दोहरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। सबसे पहले ये एक किस्म की रुकावट बनाता है, लिहाजा ऑक्सीजन को आयरन तक नहीं पहुंचने देता। ये जिंक है जो ऑक्सीडाइज्ड होता है, लेकिन अगर यहाँ कहीं पर कोई दरार हो जाए और आयरन जाहिर हो जाए, तो इस जगह पर भी ऑक्सीजन ज्यादा इम्कान से जिंक के साथ रद्द अमल करेगी, क्योंकि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स आयरन की निस्बत बहुत ज्यादा आसानी से दे देता है। हम कहते हैं कि जिंक आयरन के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस मालूमात को इस्तेमाल करके हम अपने कीमती आयरन को जंग लगने से बचा सकते हैं। ये तो कमाल की बात है ना?